जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। कहानी की शुरुआत होती है 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से। इन ब्लास्ट के लिए ना तब के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके बाद से पुलिस दाऊद और उसके आदमियों को ना पकड़ने में लग जाती है। पुलिस से बचने के लिए दाऊद तो दुबई भाग जाता है, लेकिन अभी भी उसके कई आदमी बॉम्बे में रहकर उसका काम संभाल रहे थे। इन्हीं में से एक नाम था सौत्या। सौत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम किया करता था। पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही उसको पकड़ने में लगे हुए थे। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राकेश मारिया और उनकी टीम काफी समय से डी कंपनी के इस गैंगस्टर सुनील सावंत एके सौत्या के पीछे पड़े थे, लेकिन वो हर बार बचकर निकल जाता था। साल 1995 में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दिनेश कदम को सुनील के एक खास आदमी के बारे में पता चलता है, जिसने कम समय में काफी ज्यादा रुपया कमा लिया था। इंस्पेक्टर दिनेश कदम इस बारे में और ज्यादा पता करने के लिए ना सौत्या के उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं और सीधे क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले जाते हैं, जहां पर डीसीपी राकेश मारिया सौत्या के आदमी से पूछताछ करने के लिए आते हैं। डीसीपी राकेश उस आदमी से पूछते हैं कि उसने इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाया। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है या वो डी कंपनी का शूटर है? लेकिन वो आदमी डीसीपी राकेश के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। इंस्पेक्टर दिनेश उस आदमी को धमकाते हैं और 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, जिसके बाद वो आदमी अपना मुंह खोल देता है और उन्हें सब कुछ बताने लगता है। वो आदमी डीसीपी राकेश मारिया को बताता है कि उसने इतने सारे पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग से कमाए हैं। मैच फिक्सिंग शब्द सुनकर डीसीपी मारिया काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं, कहीं तेरा मतलब मैच मेकिंग तो नहीं है? कहीं तू लड़कियां बेचने का काम तो नहीं करता है? वो आदमी हाथ जोड़ते हुए डीसीपी मारिया से कहता है, नहीं सर, ना ही मैं लड़कियां बेचता हूँ और ना ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता हूँ। मैं तो दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और सुनील सावंत के लिए क्रिकेट के मैच फिक्स करता हूँ। डीसीपी मारिया इस बात से काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ना ही उन्होंने पहले ऐसा कभी सुना था और ना ही देखा था। डीसीपी मारिया मैच फिक्सिंग वाली बात को मानने के लिए ना तैयार ही नहीं होते हैं। इसलिए वो आदमी डीसीपी मारिया से कहता है, सर, कल इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैच कैसे फिक्स होता है। डीसीपी मारिया इस बात के लिए मान जाते हैं और वो इंस्पेक्टर दिनेश कदम और अपनी टीम के साथ उस आदमी के साथ जाकर मैच फिक्सिंग के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। अगले दिन इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच से कुछ घंटों पहले वो आदमी इंस्पेक्टर दिनेश कदम के साथ मुंबई के बाहर एक पीसीओ बूथ पर जाता है। वो फिक्सर पीसीओ बूथ से कुछ लोगों को कॉल करता है और वो इंस्पेक्टर दिनेश कदम को बताता है कि इंडिया आज का मैच जो है वो हार जाएगी। इंस्पेक्टर दिनेश कदम तुरंत डीसीपी मारिया को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन लोगों ने डिसाइड किया है इंडिया आज का मैच हार जाएगी। डीसीपी मारिया ये बात सुनकर यही दुआ करते हैं कि काश ये बात झूठी साबित हो, और वो अपने ऑफिस में इस मैच को टीवी पर लाइव देखने लगते हैं। लेकिन मैच के एंड में वही होता है जिसका डीसीपी मारिया को डर था, इंडिया मैच हार जाती है। डीसीपी मारिया काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और वो इंस्पेक्टर दिनेश कदम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। इंस्पेक्टर दिनेश डीसीपी मारिया के ऑफिस जाते हैं और उन्हें मैच फिक्सिंग के बारे में सब कुछ बताते हैं। इंस्पेक्टर दिनेश ये बताते हैं कि सौत्या के आदमी ने क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले इंडियन क्रिकेट टीम के एक सीनियर प्लेयर को कॉल किया और उन्हें मैच हारने के लिए बोला था। इंस्पेक्टर दिनेश आगे बताते हैं कि टोटल 3 इंडियन प्लेयर्स दाऊद इब्राहिम के लिए मैच फिक्सिंग का काम करते थे। डीसीपी मारिया इंस्पेक्टर दिनेश से पूछते हैं कि इन प्लेयर्स के पास ये रुपए पहुंचते कैसे हैं। इंस्पेक्टर दिनेश बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का एक सपोर्ट स्टाफ मेंबर फिक्सर से रुपए लेकर इन तीनों प्लेयर्स तक पहुंचाता है। कुछ खबरों के मुताबिक उस दिन हुए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच से सौत्या ने लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए थे। डीसीपी मारिया अच्छे से जानते थे कि मैच फिक्सिंग से कमाए जाने वाले पैसे दाऊद इब्राहिम से होते हुए आईएसआई और पाकिस्तान टेररिस्ट तक जरूर पहुंचेंगे, और फिर इन पैसों की मदद से ना वो आईएसआई और टेररिस्ट इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देंगे। डीसीपी काफी सोच विचार करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो सौत्या के इस आदमी को अपना खबरी बनाएंगे, जिसका मतलब था कि वो मैच फिक्सिंग के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते थे।
डीसीपी मारिया का सौते के आदमी को अपना खबरी बनाने का डिसीजन सही साबित होता है। उस खबरी से मिली इंटेलिजेंस से डीसीपी मारिया और उनकी टीम ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। ऑपरेशंस जिसमें डीसीपी मारिया और उनकी टीम ने डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ा या फिर मौत के घाट उतार दिया था। कुछ खबरों के मुताबिक साल 1996 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच को भी फिक्स करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था और इंडिया वो मैच जीत गई थी। इसके बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेमीफाइनल्स में मैच रद्द होने के कारण श्रीलंका ये मैच जीत गई थी। माना जाता है कि इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए ना डी कंपनी के आदमियों ने स्टेडियम में ऐसे हालात पैदा किए थे जिससे मैच रद्द करना पड़ा था और मैच का नतीजा श्रीलंका के फेवर में कर दिया गया था। जिसके बाद साल 1997 में इंडियन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच को फिक्स करने की कोशिश करने का खुलासा किया था। तब बीसीसीआई ने एक कमेटी बैठाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें कपिल देव जैसे कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स से ना पूछताछ की गई थी। टाइम शिफ्ट होता है साल 2013 में। हम देखते हैं कि राकेश मारिया महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर तैनात थे। मई 2013 में एडीजी राकेश मारिया को इंटेलिजेंस मिलती है कि एक अननोन नंबर से दिन में कई बार पाकिस्तान कॉल्स की जा रही हैं। एडीजी मारिया अपने 3 सबसे होनहार एटीएस ऑफिसर्स को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर्स देते हैं। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एडीजी मारिया को ये पता चलता है कि उन कॉल्स का आतंकवाद से तो कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि क्रिकेट से था। कई साल पहले साल 1995 में राकेश मारिया ने पहली बार मैच फिक्सिंग सुना था और आज साल 2013 में वो पहली बार स्पॉट फिक्सिंग सुन रहे थे। जिस अननोन नंबर से बार बार पाकिस्तान कॉल्स की जा रही थी वो नंबर आईपीएल के एम्पायर असद रौफ का था, जो आईपीएल के साल 2013 के सीजन में एम्पायरिंग कर रहे थे। असद रौफ और पाकिस्तान के बीच की जाने वाली कॉल्स में ना कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन इन कॉल्स से एडीजी मारिया को ये बात समझ में आ गई थी ये आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की जा रही है। इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करने पर यह पता चलता है कि एक्टर बिंदु दारा सिंह, चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर गुरुनाथ और मोती सन्स ज्वेलर्स के ओनर्स भी लगातार इस पाकिस्तान अंपायर असद रौफ के साथ कांटेक्ट में थे। ये सब लोग अंपायर असद रौफ से आईपीएल मैचेस के ऊपर इंफॉर्मेशन लिया करते थे। इस इंफॉर्मेशन की मदद से ये लोग आईपीएल मैचेस पर इलीगल बेटिंग और गैम्बलिंग किया करते थे और खूब सारे रुपए कमाया करते थे। लेकिन एडीजी मारिया चाहकर भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेटिंग और गैम्बलिंग एटीएस के अंदर नहीं आते हैं। एडीजी मारिया इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक दिन दिल्ली पुलिस मुंबई आती है और राजस्थान रॉयल्स के स्टार प्लेयर श्रीसंत को अरेस्ट कर लेती है। दिल्ली पुलिस श्रीसंत के साथ साथ अजीत चंदेला और अंकित छवन को भी अरेस्ट करती है। कुछ दिन बाद एडीजी राकेश मारिया स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ी सारी जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी को दे देते हैं। एटीएस से मिले सबूतों के बेसिस पर क्राइम ब्रांच बिंदु दारा सिंह, गुरुनाथ और मोती सन्स ज्वेलर्स के ओनर्स को अरेस्ट कर लेती है। स्पॉट फिक्सिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट मुद्गल कमेटी का गठन करती है और इस कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से बैन कर दिया जाता है और पाकिस्तान वापस लौट चुके अंपायर असद रौफ को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। तो ये थी इंडियन क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और उसका पर्दाफाश होने की कहानी। बॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइज रेस भी फ्रॉड और चीटिंग पर ही बेस्ड है, तो अपकमिंग फिल्म रेस 4 की कहानी इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट में हो रही फिक्सिंग पर बेस्ड हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दानिश क्या कर रहा है? रोको उसे। सलमान मलिक के लिए पैसों से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं उसका वो हाल कर दूंगा कि वो सड़क पर भीख मांगता फिरे।